एवरीवन, अपनी स्टडी को स्टॉप ना करते हुए हम एक नया चैप्टर लेते हैं ताकि हमारा जो साइंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के अंदर पेपर देख के हमें लगे कि अरे यार शिट अगेन साइंस का पेपर आ गया है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि साइंस इतनी टफ नहीं होती है, ना ही इतनी डिफिकल्ट होती है कि हम उसको समझ ना सके। बहुत ही इजी वे में अगर हम समझेंगे, बहुत आसपास में अगर देखते हुए सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अगर हम उसको समझेंगे तो हमारे लिए वो डेफिनेटली बहुत इजी होने वाली है। सो इस इजी बनाने की सीरीज में, यानी साइंस को इजी बनाने की सीरीज में हम एक नया चैप्टर लेने वाले हैं आज, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को पहले पढ़ चुका है, अभी हम इसका रिविजन पार्ट करेंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी हमको पता है कि क्या होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारी एनर्जी के, बट द थिंग इज कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हम तो ह्यूमन बीइंग्स है, हमारी एनर्जी की डिमांड तो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। जिसमें पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है कि हमारी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। जो नॉर्मल सोर्स पहले काम आ रहे थे उससे कई ज्यादा सोर्सेज की रिक्वायरमेंट आज की डेट में है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम जो नॉर्मली हमारे जो सोर्सेज थे एनर्जी के, उनसे एनर्जी डेरिवेशन को बिल्कुल यूटिलाइज करते करते क्या हो रहा है, वो बहुत जल्दी खत्म हो रही है, वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दैट इज वाई हमारे पास बहुत सारे आज अल्टरनेटिव सोर्सेज भी है, रेगुलर जो हम कन्वेंशनल सोर्सेज यूज कर रहे थे वो सारे भी है। तो उन्हीं सोर्सेज के बारे में हमें बात करनी है। देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो कि रिन्यू किया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जो रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं कि उसको एक बार यूटिलाइज कर लिया तो वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। सपोज हम बात करते हैं हमारी विंड एनर्जी की, तो क्या विंड एनर्जी एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी? नहीं होगी भाई। पवन देवता जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से ही हमें हवाएं देते जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हवा ज्यादा चली तो कल हवा कम चलेगी, क्योंकि खत्म हो गई होगी ना, तो उसको बनाने में टाइम लग गया। ऐसा नहीं होता है। हवा जो है यानी विंड एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। हम बात करते हैं हमारी सोलर एनर्जी की, तो क्या सन ऐसे करता है कि बाय बाय आज हमारी छुट्टी है क्योंकि तुम लोगों ने एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर ली है और मेरी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, थोड़ा ज्यादा नहीं 10-12 साल की छुट्टी मना के वापस आता हूँ। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें सोलर एनर्जी नहीं मिल रही है। सन की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से मिलती आ रही है और आगे भी मिलेगी, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप रेगुलरली जितनी एनर्जी सन दे रहा है उसको यूटिलाइज भी कर लेंगे ना, तब भी क्या होगा, नेक्स्ट डे सन जो है वो फिर उसी एंथुसियाज्म के साथ आएगा और उतनी ही एनर्जी जो है हमें देगा। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी जो है वो भी खत्म नहीं होने वाली एनर्जी है। हाइड्रो पावर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। बायोमास है, जियोथर्मल है, ये एनर्जीज भी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, रोज की रोज रिन्यू हो जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड आ जाओ, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको कि रिन्यू नहीं किया जा सकता। एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में क्या होगा कि ये खत्म हो जाएंगी। अब खत्म कैसे हो जाएंगी? सपोज हम बात कर ले हमारे फॉसिल फ्यूल्स की, हम कोल की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा, बिकॉज उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और अभी ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं बनी है जो कि हमारे पेट्रोल को बना सके या कोल को बना सके या पेट्रोलियम को बना सके, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में फिर से पेट्रोल मिलने वाला है, फिर से कोल मिलने वाला है, फिर पेट्रोलियम मिलने वाला है, तो अगर हम उसको अभी से पूरा खत्म कर देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हमें मिलियन ऑफ ईयर तक तो वो मिलेगा ही नहीं। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, जो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, हमारी आगे आने वाली काफी जनरेशंस को नहीं मिलेंगे। तो ऑयल है, नेचुरल ऑयल जो होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, ब्लैक कलर वाला जो ऑयल होता है, वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसको बनाया नहीं जा सकता, उसका फॉर्मेशन हमारी लेबोरेटरीज में पॉसिबल नहीं है। कोल है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में बनता है, फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल से बनता है, इसको भी हम नहीं बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। फाइन, चलो आगे आ जाओ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी की अच्छाइयों से, कि भाई हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी की कौन कौन सी अच्छाइयां होनी चाहिए। मतलब जितनी भी एनर्जीज की हमारे सोर्सेज है उसके अंदर हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये बैड सोर्स ऑफ एनर्जी है।
ये हम कैसे कह देंगे? तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमारी पॉकेट को अलाउ होना चाहिए, मतलब पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, इकोनॉमिकली हमारे ऊपर जो है उसका बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, इसका मतलब क्या है? वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। नेक्स्ट इज उसका अगर ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है ना, तो बड़े बड़े ट्रक्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े, बहुत आसानी से हम कहीं उसको ले जा सके, तो भी हम क्या कह देंगे कि हाँ ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि उससे हमें क्या हो रहा है? हमारी कन्वीनियंस ही हो रही है, उससे हम बहुत कंफर्ट जोन में रह के हमारा काम कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं बोलूं आपको कि एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इतना सारा यूटिलाइज करने के बाद भी बहुत कम एनर्जी दे रहा है, और एक ऐसा है जो इतना सा यूज कर रहे हैं हम तो भी बहुत सारी एनर्जी दे रहा है, तो अच्छा कौन सा होगा? जिसको कि हम कम यूज कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी उसकी कम है लेकिन उसकी दी हुई एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। फाइन। तो दीज आर सम पॉइंट्स कि हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होंगे। फर्स्ट थिंग कि हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि ये क्या हो? ट्रांसपोर्ट के लिए इजी हो जाए। थर्ड थिंग कि ये कम क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा एनर्जी दे दे। एंड फोर्थ थिंग कि ये इको फ्रेंडली हो। अगर ये इको फ्रेंडली है दैट मीन्स ये तो हमारे लिए गुड नहीं, बेस्ट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सा होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कम कर रहा है, अगर वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचा रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छा एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। चले नेक्स्ट थिंग पे आ जाए, दैट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो हमें सारी एनर्जीज के बारे में पढ़ना है, रिन्यूएबल भी, नॉन रिन्यूएबल भी, कन्वेंशनल भी और अल्टरनेटिव सोर्सेज भी, ठीक है। अब इनके अंदर से हम किस तरह से एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे हम उनसे एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम रिवाइज करेंगे कि हमने कैसे किया था। एंड आई होप कि आप लोगों को काफी चीजें याद होंगी। आपको टरबाइन याद होगा, आपको वो उसका टरबाइन का रोटेशन भी याद होगा, बहुत अच्छे से याद होने वाला है ये। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब होता है, एक तरह से बोला जाए तो ट्रेडिशनल सोर्स। कन्वेंशनल का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल सोर्स, जो सदियों से चला आ रहा है। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सदियों से चला आ रहा है, हमारे दादा परदादा और भी कौन से दादा होते हैं वो सारे ही उसको यूटिलाइज कर रहे थे। फाइन। तो आज की डेट में हम भी उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में खत्म हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? चलो आ जाओ, क्या होता है ये होता है फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहली चीज क्या होती है इसके अंदर? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। वो फॉसिल फ्यूल्स जो हमें कहां से मिले हैं? वो हमें जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने पड़े थे। बहुत सालों पहले क्या हुआ था, जितने भी जानवर, जितने भी प्लांट, सब जब जमीन के अंदर दब गए थे, तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से कौन बना था? फॉसिल फ्यूल्स बन के आए थे, जिसके अंदर था कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दीज आर सम मेन फॉसिल फ्यूल्स। कोल पता है हमें, कोयला बहुत टाइम से चला आ रहा है। पेट्रोलियम जिसके अंदर से हम पेट्रोल, डीजल सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारी नेचुरल गैस, सीएनजी और एलपीजी। फाइन। तो ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। इनसे हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिकॉज एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा? ये तो खत्म हो जाएंगे। कुछ सालों के बाद अगर आप देखेंगे तो ये तो गायब हो जाएंगे, हमको कहीं भी मिलने वाले नहीं है, ठीक है। हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को भी ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेंगे। देखो इन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी डिराइव कर सकते हैं। हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते हमारी लाइफ को। फाइन। तो इसको बनाना कैसे? तो देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन थी आपको एनसीईआरटी के अंदर, जो आपको एक बेसिक आइडिया देता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी कैसे है। फाइन। चलो ये क्या है? ये एक है हमारा प्रेशर कुकर, जिसके अंदर मम्मी क्या बनाती है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है हमारे लिए। इसके अंदर हमने क्या किया, जो यहाँ पर सीटी होती है ना, जो पूरे दिन बजती रहती है, सीटी टी 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 करती रहती है, उसको हमने हटा दिया, बहुत बोलती थी वो। तो उसके ऊपर हमने क्या लगाया? एक स्टीम पाइप लगा दिया। इसके ऊपर क्या लगाया? एक स्टीम पाइप लगाया, कि जैसे ही इसके अंदर जो स्टीम है वो बनेगी तो स्टीम पाइप से बाहर आ जाएगी। अब स्टीम जो है इतनी प्रेशर से बनती है कि जो हमारी मेटल की विसल होती है उसको भी ऊपर कर देती है। तो ये जो स्टीम पाइप से स्टीम आएगी ये थोड़ी स्ट्रांग होगी। अब इसने क्या किया, यहाँ आगे एक लगा रखा है टेनिस बॉल, जिसके ऊपर मेटल की शीट्स लगा रखी है। इसको क्या कहते हैं? ये एक टरबाइन लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? टरबाइन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है।
ये क्या करेगा, स्टीम जो है ये इसको रोटेट कर देगा, और रोटेट करने से क्या होगा, रोटेट करते ही एनर्जी किसको मिलेगी, डायनेमो को मिलेगी, और डायनेमो क्या करेगा, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे जो हमारा बल्ब है जो कनेक्टेड है ये जल जाएगा, ये ग्लो करने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ स्टीम से किया, हमने कहीं प्लग नहीं लगाया था। लेकिन क्या हुआ, स्टीम से इसको घुमाया गया, इसको घुमाने से क्या हुआ, डायनेमो जो है उसको एनर्जी मिली, एनर्जी बनने से क्या हुआ, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया गया, और उससे क्या हो गया, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लग गया। इट इज द बेसिक आइडिया फॉर ऑल दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि यहाँ से हम एनर्जी कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा यही होगा। मेन जब ये हमारा टरबाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, तो एक डायनेमो लगा होगा, एक जनरेटर लगा होगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ठीक है, उस एनर्जी का यूज करके। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे बल्ब ग्लो करवा सकते हैं, हमारा फोन चार्ज कर सकते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। देखो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने फॉसिल फ्यूल तो देखा ही था। उस फॉसिल फ्यूल का यूज करके हमने क्या बना दिया, एक थर्मल पावर प्लांट बना दिया। ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसके अंदर क्या होता है, हमेशा एनर्जी डिराइव की जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी डिराइव की जाती है। थर्मल के नाम से हमको याद है, बहुत अच्छे से याद है, थर्मल है मतलब बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, यानी कि स्टीम। थर्मल जहां पर भी नाम आएगा क्या आएगा, हॉटनेस, गर्मी, उन सारी चीजों से उसको रिलेट करना है। तो थर्मल पावर प्लांट मतलब कि क्या है, ये एक स्टीम है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्टीम जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक आपने एक कंटेनर लगा दिया बहुत बड़ा सा, उसके अंदर क्या हो रहा है, चीजों को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, पानी है, इस पानी को क्या किया जा रहा है, बॉईल किया जा रहा है। इस बॉयलर से क्या होगा, बॉयलर से निकलेगी स्टीम। ठीक है, इस बॉयलर से क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी, और उस स्टीम से क्या होगा, एक टरबाइन लगा है, और उस टरबाइन को रोटेट करवाया जाएगा। यहाँ क्या है, पानी है, पानी के अंदर क्या हुआ, उस पानी को क्या किया गया, गर्म किया गया। इस पानी को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, बॉईल किया जा रहा है। पानी को बॉईल करने से क्या होता है, हमेशा स्टीम बनती है। उसी स्टीम को हमने किस में से पास करवाया, एक पाइप में से। कहाँ ले गए, एक टरबाइन के पास ले गए। स्टीम को कहाँ ले गए, टरबाइन के पास ले गए। इस स्टीम से क्या हुआ, टरबाइन जो है वो रोटेट करने लग गया। स्टीम से क्या हुआ, टरबाइन रोटेट करने लग गया, एंड इस टरबाइन के रोटेट करने की वजह से क्या हुआ, ये आगे जो लगा था जनरेटर, इसको मिली एनर्जी। टरबाइन जितना ज्यादा फास्ट रोटेट करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रिक जनरेटर को मिलेगी। और ये जनरेटर क्या करेगा कि इस पावर को, इस एनर्जी को किसमें डिराइव कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यहां से देखो क्या हो रहा है, फिर से एक बार सुने। थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या था, गर्मी, जहां पे गर्म चीजों से क्या बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। जैसे हम स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, लेकिन प्रेशर कुकर से इतनी स्टीम नहीं आती है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी बन जाए और बहुत सारे घरों में हम सप्लाई कर दें, इतना नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा पावर प्लांट लगाया, जहां पर एक बॉयलर रखा गया। इस बॉयलर के अंदर देखो क्या है, पानी है। इस बॉयलर के अंदर अभी क्या है, पानी है। इस पानी को गर्म किया गया, बहुत ज्यादा गर्म करने पे क्या हुआ, इसके अंदर स्टीम बन गई। उसी स्टीम को आगे ट्रांसफर करवाया गया, कहां तक, टरबाइन तक। उससे क्या हुआ, उसके प्रेशर की वजह से टरबाइन जो है वो रोटेट होने लग गया। जितना ज्यादा रोटेट होगा उतना ही क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, किसमें, जनरेटर में। और हमें पता है जनरेटर की वर्किंग क्या होती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो इस जनरेटर के अंदर क्या होगा, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड देन उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घरों के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। अब सोचो ये जो इतनी स्टीम थी उसका क्या होगा, क्या उसको हम ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देंगे, नहीं करेंगे। ये जो स्टीम है इसके नीचे देखो क्या लगा है, कंडेंसर लगा है, और इस कंडेंसर से क्या होगा, ये स्टीम फिर कंडेंस होगी, कंडेंस होके क्या हो जाएगी, फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन, जब ये पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई है तो ये वार्म वाटर जो है किस तरफ जाएगा, कूलिंग टावर की तरफ जाएगा। देयर इज अ कूलिंग टावर लगा होता है उसी के अंदर। यहां से गर्म पानी कहाँ गया, कूलिंग टावर में गया। जब कूलिंग टावर में पहुंचेगा तो ये पानी कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा होकर कहाँ आ जाएगा, इसी कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन इसी वाटर को यूज कर लिया जाएगा। तो इससे देखो पानी वेस्ट भी नहीं हुआ। लेकिन इस पावर प्लांट को लगाने का थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा होता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी रहता है, एंड इसको पूरा सेटअप करने के लिए इसका पूरा कहते हैं ना ग्लास के अंदर जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। चलो, सो ये अच्छा है नो डाउट, बट द प्रॉब्लम इज ना कि जो पानी है ना ये भी एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाता है। स्टीम इतना यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो स्टीम जा ही रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है,
हाइड्रो का मतलब हमने क्या याद करवाया था, जहां पर नाम आ जाए हाइड्रो इसका मतलब वाटर, सिंपल सी चीज है। तो हाइड्रो पावर प्लांट मतलब कि वाटर पावर प्लांट, पानी से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, चलो पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी नाउ, यहाँ पर क्या किया गया है, वाटर रिजर्वॉयर से टरबाइन को कनेक्ट कर दिया गया। वाटर रिजर्वॉयर मतलब डैम्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो डैम होते हैं, हमने सुना है, ये तो बहुत अच्छे से सुना होगा कि ऊपर से बहुत प्रेशर में पानी गिराया जाता है, फिर नीचे एक टरबाइन लगा होता है, वो टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन के घूमने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये हमने सुना है, बहुत बार सुना है। ठीक है, वही तो है भाई हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। कहाँ घूमने चले जाते हो, अपने माइंड को घूमने नहीं भेजना है, अभी तो एग्जाम देना है, उसके बाद घूमने जाना। देखो वाटर रिजर्वॉयर है डैम का, यहाँ पे क्या हुआ, जो एकदम ज्यादा प्रेशर में पानी को फ्लो करवाया जाएगा। ये पानी को फ्लो करवाने के बाद क्या होगा, नीचे एक टरबाइन लगा दिया जाएगा, जिससे ये टरबाइन घूमेगा। किससे घूमा, पानी के उस फ्लो की वजह से, उस प्रेशर की वजह से ये टरबाइन रोटेट करेगा, और इस टरबाइन के रोटेट करने की वजह से क्या होगा, जो ये जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। देखो यहां तक का जो यहां से जो प्रोसेस है वो सबका सिमिलर है, सिर्फ टरबाइन को रोटेट कैसे करवाना है ये डिफरेंट है। अदरवाइज टरबाइन जो है वो रोटेट होगा, फाइन। टरबाइन के रोटेशन की वजह से क्या हुआ, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पूरे घरों के अंदर सप्लाई कर दी जाएगी, पूरे एरिया के अंदर सप्लाई कर दी जाएगी। फाइन, चलो तो ये क्या था, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट था। देखो इजी से टॉपिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, तो हमें सोच सोच के कॉम्प्लिकेटेड बनाना भी नहीं है। ये प्रोसेस तो मुझे लगता है अब तक रट गया होगा कि हाँ टरबाइन घूमा, टरबाइन घूमने के आगे क्या लगा था, जनरेटर लगा था, और टरबाइन घूमने की वजह से जो एनर्जी बनी उसको जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घरों में सप्लाई कर दिया गया। सिंपल, ठीक है। बट जो प्रॉब्लम है इसकी, जो जनरेटर है उसको घुमाना कैसे है ना, वो हर बार चेंज हो जाता है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज कि अगर हमें इंप्रूव करना है इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी को, तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें से फर्स्ट आता है हमारा बायोमास। फर्स्ट क्या आता है, बायोमास आता है। देखो ये बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा क्यों है, इसको लगाने के लिए ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए, बहुत छोटे से जो स्लम एरियाज भी होते हैं ना, गांवों का कोई अगर एरिया हो गया उसके अंदर भी इसको हम प्लान कर सकते हैं, इसको हम वहां पे भी आराम से लगा सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी इतना नहीं आता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी नहीं है इसकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बल्ले बल्ले है हमारी। तो चलो ये कहाँ लगाया जाता है, बेसिकली गांवों के अंदर ही प्लेस किया जाता है, बिकॉज वहां पर हमें काउ डंग ज्यादा मिल जाता है, और इतना काउ डंग मिलेगा उतना ही तो बायोमास बनेगा। नाउ इसके अंदर क्या किया जाएगा, देखो इस डाइजेस्टर के अंदर काउ डंग को डाला जाएगा। इस डाइजेस्टर के अंदर जब ये है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर फीड ऑन करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या, उससे क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, और वो गैस जो है इसके अंदर इकट्ठी कर ली जाएगी, और उसी गैस को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होता है, मैन्योर होता है। ये कंपोस्ट पिट में हमने सुना है। कंपोस्ट पिट में क्या होता है, सारे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है, उन सबको उसमें डाल दिया जाता है। देन डिकम्पोजर्स उसके ऊपर काम करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, उससे मैन्योर बनाते हैं। लेकिन जो गैस रिलीज होती है ना, वो गैस कभी कोई यूटिलाइज नहीं करता, उसी गैस को हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। इस गैस टैंक के अंदर जो डाइजेस्टर है, यहाँ पर क्या होगा, इनका डाइजेशन होगा, किसका, फूड का। कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे। यहाँ पर डिकम्पोजर्स वर्क करेंगे, जो गैस निकलेगी वो इस गैस आउटलेट से बाहर आ जाएगी, वही तो हमारी बायोगैस है। और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो क्या है, हमारा मैन्योर है। क्यों है, ह्यूमस बताया था, ब्लैक कलर का ह्यूमस बनता है उससे। चलो देखो अगेन इतना बड़ा प्लांट है, क्या किया गया इसके अंदर, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा। इस ऑर्गेनिक वेस्ट से हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। इस ऑर्गेनिक वेस्ट को किसमें डाला गया, एक टैंक के अंदर डाला गया, इस फर्मेंटेड टैंक के अंदर डाला गया। इस टैंक के अंदर क्या होगा, डिकम्पोजर्स इसके ऊपर काम करेंगे, फीड ऑन करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो उन डिकम्पोजर्स का भी वेस्ट होगा, वो सारा इंक्लूड हो जाएगा। बट इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, गैस रिलीज होती है, और वो गैस क्या होता है, इस आउटलेट के थ्रू ये बायोगैस जो है ले ली जाती है, और इसी गैस से क्या किया जाता है, यहाँ पर एक गैस फायर्ड इंजन लगा होता है, और लास्ट में लगा होता है अगेन एक जनरेटर, और वो जनरेटर हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में हेल्प करता है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बनती है, एंड उसके बाद फिर से घरों के अंदर सप्लाई कर दी जाती है। जो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा वो क्या, जो यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा वो क्या बचेगा, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारे लिए मैन्योर। और उसी मैन्योर को फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वेस्ट भी कुछ नहीं गया और काम भी हो गया, तो हुआ ना ये बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स। नेक्स्ट वन इज विंड एनर्जी।
हमारी क्या ना एनर्जी की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, दैट इज वाई हमको ऐसी एनर्जी चाहिए, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि कभी खत्म ही ना हो। तो बायोमास कभी ना खत्म होने वाली चीज है, विंड एनर्जी भी कभी खत्म ना होने वाली चीज है, कभी भी खत्म नहीं होगी विंड एनर्जी। क्यों नहीं होगी? क्या हवा आना बंद हो जाएगी कोई दिन? नहीं होने वाली है भैया, कभी बंद नहीं होगी। पवन देवता इतने रुष्ट नहीं होंगे कभी भी कि बिल्कुल हवा आना ही बंद हो जाए। चलो, सो विंड एनर्जी जो है किससे मिलेगी? विंड मिल से बनेगी। विंड मिल्स बनाई जाती है, कहाँ देखा है हमने? तो हमने राजस्थान के जैसलमेर साइड एरिया के अंदर देखा होगा, बहुत जगह देखी जाती है, बहुत बड़े बड़े वहां पे विंड मिल्स बनाए जाते हैं। होता क्या है, एक ऐसी जगह देखी जाती है जहां पर हवाएं अच्छी चले, आ जाए ले जाए जहां हवा, आ जाए नहीं सॉरी मुझे गाना याद नहीं है, ले जाए जहां हवाएं, हवाएं आई थिंक वही है। चलो, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब बहुत अच्छे से बहुत तेज हवाएं चलती है तो वहां पर लगा दिया जाता है एक बड़े से पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और उस पाइप के ऊपर एक पंखा, जो हम बचपन में घुमाया करते थे, तो वैसा एक पंखा लगा दिया जाता है। जब बहुत तेज हवा आती है तो उससे क्या होता है कि वो पंखा घूमता है, वो रोटेट करता है, और वही तो हमारा टरबाइन है भैया। कितनी बार बताऊं आपको मैं कि टरबाइन को रोटेट करवाओ, पास में लगाओ एक जनरेटर जो उसकी एनर्जी से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, और उसको सप्लाई कर दो। सिंपल सी चीज है, हमें बस टरबाइन को रोटेट करवाने का तरीका चाहिए। अब खुद तो बैठेंगे नहीं कि चलो घुमाओ 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 इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, नहीं बनेगी भाई, बहुत तेज घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी तेज हवा आती है उतना ही तेज ये क्या होगा, ये रोटेट करेंगी। ठीक है, जो ब्लेड्स है वो रोटेट करेंगी। इस ब्लेड के रोटेट करने से क्या हुआ, पीछे देखो यहाँ पर क्या एक जनरेटर लगा है, और इस जनरेटर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी बाद में घरों के अंदर सप्लाई कर दी जाती है। फाइन। तो इनको लगाया कहाँ जाता है? वैसे इनको इस जगह लगाया जाता है जहां पर हवाएं एक्चुअल में चले। ऐसा नहीं हो कि साल में 2 महीने हवा चल रही है बाद में नहीं चल रही, नहीं, पूरे साल हवा चलनी चाहिए। प्लस एटमॉस्फेयर जो है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पता चलेगा बहुत ज्यादा ऐसा टेम्परेचर हो गया है कि बस अब हवा तो बिल्कुल नहीं आने वाली, नहीं, ऐसी जगह नहीं करना है, क्योंकि जितना इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, जितनी इसकी कॉस्ट लगती है, एटलीस्ट उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तभी तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज कैसे बेनिफिट होगा? तो इनको हवादार वाली जगह पे लगाया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट थिंग पे, आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज सोलर एनर्जी। ये अल्टरनेटिव सोर्स है। अल्टरनेट सोर्स, जैसे कि हमने अभी कहा था कि हमें ऐसे सोर्सेस चाहिए जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो हमारे सूरज मामा जो है वो कभी भी, सूरज दादा, एक सूरज मामा है जो भी, आप लोग क्या बोलते हो, चंदा मामा, सॉरी सूरज दादा बोलते, सूरज दादा जो है वो कभी भी आपको एनर्जी देने के लिए रिफ्यूज नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे कि नहीं आज तो मैं नहीं दूंगा, नहीं, बहुत दिलदार है ये हमारे। तो ये बहुत सारी एनर्जी देते हैं, बहुत टाइम से दे रहे हैं। वैसे तो हमारा दिमाग अभी काम किया कि यार एक काम करते हैं, इसी एनर्जी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम एक काम करें, इस सन की एनर्जी को यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, इस सन की एनर्जी को यूटिलाइज किया गया और बनाए गए सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स जो है सिलिकॉन से बने होते हैं और उनके अंदर भी कन्वर्टर्स लगे होते हैं जो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फाइन। सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और उससे क्या बना दी उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी बना दी। और जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उसको फिर क्या किया, घर के अंदर यूज कर लिया। आपने आजकल ये कई जगह देखा होगा कि सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो पैनल जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में बने होते हैं, इस तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं। ये पैनल्स किससे बने, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, ये पूरी एनर्जी ट्रैप हो जाती है और इस एनर्जी के ट्रैप होने के बाद में इस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं हमारे घरों के अंदर। आज की डेट में देखा जाए तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपना कम करना है तो लोग क्या कहते हैं, सोलर पैनल्स लगवा लो, सोलर पैनल लगवा लो। बहुत जगह हमें सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सन की एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके वजह से एक बार इंस्टॉलेशन चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी नॉर्मली होती है। चलो आगे आ जाए, नेक्स्ट थिंग पे आ जाए। नेक्स्ट थिंग इज टाइडल एनर्जी। देखो, एनर्जी फ्रॉम द सी, मतलब हम इतना एनर्जी के पीछे पड़े हैं ना कि बस हमने समुद्र को भी नहीं छोड़ा। इतनी ज्यादा हमारी एनर्जी की डिमांड है, पता नहीं कब खत्म होगी ये, लेकिन हमने उसके लिए समुद्र को भी नहीं छोड़ा। और समुद्र को भी नहीं छोड़ा तो देखो इसके अंदर से भी हमने एनर्जी को डिराइव कर दिया। जो टाइड्स आती है, जो वेव्स आती है, जो समुद्र के अंदर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, इन सबसे भी हमने एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब जो टाइड्स आती है समुद्र के अंदर, चंदा मामा की वजह से
जो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टाइड्स आती है, उन टाइड्स से क्या बना दी, एनर्जी बना दी। कैसे बनाओगे, देखो ओशन के अंदर जो टाइड्स आएंगी वो टाइड्स को क्या कर दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया लिया जाएगा जहां पर टाइड्स जो है डायरेक्ट जाके उसके अंदर चले जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ से ब्लॉकेज होगा। जब ये टाइड इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पर क्या लगा है, टरबाइन लगा है, ठीक है। चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। तो ये जो टाइड्स है जब वो इसके अंदर जाएगी तो यहाँ आगे क्या लगा होता है, टरबाइन लगा होता है। और टाइड्स इतना प्रेशर में आती है कि टरबाइन को रोटेट कर देती है, ठीक है। टाइड्स इतना प्रेशर में आएगी कि वहां क्या होगा, टरबाइन को रोटेट करेगी। और जब टरबाइन यहाँ पर रोटेट होगा तो उससे क्या बनेगा, ऊपर कन्वर्टर्स लगे होते हैं, जनरेटर्स लगे होते हैं जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और क्या कर देते हैं, उससे क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। फाइन, उससे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको इंस्टॉल करते टाइम पे ध्यान रखना होता है कि भाई एक तो हम पानी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि वेदर कैसा भी हो सकता है, तो उस वेदर कंडीशन को भी ये झेल सके, ऐसा प्लांट लगाना होता है। ऐसा नहीं किया थोड़ी सी बारिश हुई खराब हो गया, थोड़ी सी आंधी आई खराब हो गया, हवा चली खराब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का सेटअप किया जाता है कि ये जल्दी से खराब ना हो। फाइन, तो टाइड्स आएंगे, टाइड्स के आने की वजह से क्या होगा, टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा और इस टरबाइन के रोटेट करने की वजह से अगेन क्या होगा, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा एंड देन उसको सप्लाई आगे कर दिया जाएगा। तो देखो हमने टाइड्स को भी नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेव एनर्जी है। वेव भी इसी टाइप का है कुछ, कि वेव की वजह से हम क्या करेंगे, उस टरबाइन को रोटेट करवाएंगे। तो इसको जनरली ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर इस तरह का स्लोप बन रहा हो। तो ये बहुत कम जगह लगाया जा सकता है, ये हर जहां मर्जी हो नहीं लगा सकते हैं। इस टाइप का जो स्लोप होगा इस टाइप के एरिया के अंदर ही लगाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, समुद्र के अंदर जो वेव बनती है, यहाँ पर उस वेव को यहाँ से अंदर लिया जाता है। मतलब एक इस तरह का सेटअप लगाया गया है। इस तरह का सेटअप है कि जैसे ही वेव आएगी और उस वेव के प्रेशर से क्या होगा, पानी जो ऊपर की तरफ गया, जाते ही क्या होगा, ये टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा। फाइन, यहाँ वेव आई, जितने प्रेशर से वेव आएगी उतने प्रेशर से ऊपर भी जाएगी और उसी से क्या होगा, टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा एंड इस टरबाइन के रोटेट करने से क्या होगा, अगेन ये जो जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। फाइन, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लगता है, आई होप कि आपको पता है। मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमने इसको रिवीजन भी किया है। चले देखो, समुद्र से क्या हुआ, वेव्स आई। वेव्स जनरली कुछ ऐसे पोर्शन होता है सी का जहाँ पर वेव बहुत ज्यादा आती है और बहुत फास्ट आती है, और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर वेव थोड़ी कम भी आती है। तो इस सेटअप को लगाने के लिए, यानी इस पावर प्लांट को लगाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज हमको ध्यान रखनी है वो ये कि हमें ऐसे प्लेस पे उसको प्लेस करना है, ऐसी जगह पर इसको प्लेस करना है जहां पर एक्चुअली जो है वो वेव ज्यादा आए। ऐसा नहीं हो कि वहां पर समुद्र बिल्कुल शांत है और हमने उसको सेटअप को लगा दिया कि अरे वाह वेव आएगी, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। नहीं बनेगी भैया, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, जब वेव आएगी ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी, हम तो वेव एनर्जी ही तो डिराइव कर रहे हैं हम। चलो, तो यहाँ पर इसको इस जगह पर लगाया जाता है जहां पर वेव जो है वो ज्यादा आए, और जब वेव्स आएंगी तो ये जो वेव्स है ये क्या करेंगी, इस टरबाइन को रोटेट करवा देंगी, जिससे कि जो जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को बना देगा और उसके बाद हमारे घरों में सप्लाई हो जाएंगी, हमें मिल जाएंगी। सो हमने वेव को भी नहीं छोड़ा। चलो नेक्स्ट इज ओशन थर्मल एनर्जी। ये ओशन थर्मल एनर्जी ना ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों है, ये ऐसी जगह पर इसको प्लांट किया जाता है जहां पर जो है टेम्परेचर वेरिएशन है। ओशन के अंदर भी टेम्परेचर वेरिएशन हो। देखो ओशन थर्मल एनर्जी, और जहां पर थर्मल की बात आती है वहां पर हम हीट की बात करते हैं, यहाँ हम टेम्परेचर की बात करते हैं। सो जहां ओशन की सरफेस पे और थोड़ा सा नीचे जाओ तो वहां पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए, वहां पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। फाइन, चलो तो देखो क्या होगा, सपोज ओशन की सरफेस ये है, ये क्या है, हमारी ओशन की सरफेस है। इस ओशन के सरफेस के पास में क्या लगाया जाएगा, यहाँ का पानी थोड़ा सा वार्म होता है, यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, एक वार्म वाटर इनलेट लगा दिया गया है, यानी इवेपोरेटर लगा दिया हमने, और एक साइड क्या लगा दिया, कंडेंसर लगा दिया। ठीक है, इवेपोरेटर लगाया, कंडेंसर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होना क्या चाहिए, यहाँ और थोड़ा सा नीचे जाने पर 25 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होना चाहिए। जब उस 25 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होगा तभी ये सेटअप लग सकता है। यहां से क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, पानी इस साइड से अंदर की तरफ चला गया, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके जो स्टीम है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की साइड में, फिर साइड जाएगी, और यहाँ पर लगा होगा टरबाइन जिसको कि रोटेट करवाया जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या था, पानी आया, पानी आते ही क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद में स्टीम जो है टरबाइन के पास जाएगी, टरबाइन ने रोटेट किया, रोटेट करके यहाँ लगा होगा पूरा एक सेटअप और जनरेटर लगा होगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे घरों में बिजली चमकेगी। नाउ देखो, यहां से देखो पानी कहाँ जाएगा, अब ये टरबाइन को तो इसने रोटेट करवा दिया, तो ये जो स्टीम है ये स्टीम जाएगी इस पाइप के थ्रू कहाँ, कंडेंसर के अंदर, ताकि वहां पर पानी को कंडेंस किया जा सके। जिस पानी को इवेपोरेट किया गया, उड़ाया गया था, उसको फिर से लेवल में लाना है, उसको फिर से कंडेंस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर इवेपोरेट किया गया पानी को, टरबाइन को रोटेट करवाया गया, देन कंडेंसर के अंदर फिर से उस स्टीम को लाया गया ताकि ये क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए। कंडेंस होगा तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी आएगा कहाँ से, तो एक ठंडे पानी के लिए भी, एक ठंडे पानी का इनटेक करने के लिए भी एक सेटअप लगाया जाता है कि कोल्ड वाटर जो है वो इसके अंदर से निकलेगा, तो स्टीम को भी क्या करेगा, ठंडा कर देगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी वो स्टीम भी, और यहाँ से कोल्ड वाटर बाहर आ जाएगा। अब जो स्टीम पानी में कन्वर्ट हुई है वो भी कहाँ जाएगी, वो अमोनिया पंप में जाएगी, अमोनिफिकेशन के लिए जाएगी, अमोनिया पंप में जाएगा। अगेन क्या होगा, यहाँ से ही पानी जो है इवेपोरेटर में चला जाएगा। फाइन, आई होप कि ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो ये पावर प्लांट लगता है ये कॉस्टली तो पड़ता ही है, एक्सपेंसिव होता है, मेंटेनेंस भी इसकी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ ये एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म करता है। भाई ओशन के सेंटर में कहीं लगाया गया है तो डेफिनेट सी बात है कि वहां की जो लाइफ है, मरीन लाइफ जो है, उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है ये उनके ऊपर। तो इसको बेसिकली कम प्रेफर किया जाता है, लेकिन यूज तो कर रहे हैं पर इसको कम प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज ये मरीन लाइफ को खत्म कर रहा है धीरे धीरे। फाइन, चलो नेक्स्ट आ जाओ, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, तो देखो हॉट स्प्रिंग के बारे में हमने सुना है, जमीन के अंदर से गर्म पानी अपने आप आता है, ये भी हमने सुना है, और ये हमने पूरा डिटेल में एक बार देखा भी था। आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट के अंदर हमने पूरा चैप्टर के पॉइंट वाइज वीडियोस बना के रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जहां आपको लगे कि डिटेल की जरूरत है वहां आप एक डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। फाइन, चलो जियोथर्मल एनर्जी, हॉट स्प्रिंग के बारे में सबने सुना है, सबको पता है हॉट स्प्रिंग क्या होता है, जहां से गरम गरम पानी धरती माता हमको देती है और नहाने के लिए बड़ा मजा आता है उसके अंदर नहाने में। सो ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं इनका जो हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर की स्टीम को यूज किया जाता है। उस हॉट वाटर की क्या किया जाएगा, स्टीम को यूटिलाइज किया जाएगा टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए। उस हॉट वाटर की स्टीम को यूटिलाइज करेंगे किसके लिए, टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए। तो यहाँ से ये हॉट वाटर की स्टीम आएगी, ये टरबाइन रोटेट करेगा, और इस टरबाइन के रोटेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ लगे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और घरों में सप्लाई कर दी जाएगी। लेकिन जो ये स्टीम आई है, इस स्टीम को क्या किया जाएगा, फिर स्टीम को कूलिंग टावर में रखा जाएगा, और कूलिंग टावर में भेजने के बाद में ये ठंडी हो जाएगी और ये फिर से कहाँ चली जाएगी, उसी वेल के अंदर। भाई हॉट वाटर आता कहाँ से, तो स्प्रिंग्स के अंदर, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो हॉट वाटर आता है वो जमीन के अंदर से आता है। फाइन, जमीन के अंदर से पानी आया, उस पानी का हमने क्या किया, उस पानी का हमने सिर्फ स्टीम को यूज किया, और इस स्टीम से हमने क्या किया, टरबाइन को रोटेट करवाया। ये टरबाइन रोटेट होगा, जितना जल्दी जितना तेज रोटेट होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को इसने जनरेट कर दिया। अब यहां से ये जो स्टीम है ये जाएगी कहाँ जाएगी, कूलिंग टावर में चली जाएगी। यहां से ये जो स्टीम है ये किस में चली जाएगी, कूलिंग टावर में चली जाएगी। और ये जो कूलिंग टावर है यहाँ पर उस स्टीम को ठंडा किया जाएगा, और ठंडा करने के बाद में वेस्ट नहीं करेंगे, सारा का सारा पानी फिर से अंडरग्राउंड वाटर में भेज दिया जाएगा, ताकि पानी का यूटिलाइज भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बन भी गई, लेकिन उस पानी को वेस्ट नहीं किया गया, पूरा वापस कहाँ डाल दिया गया, वेल के अंदर डाल दिया गया, या फिर अंडरग्राउंड वाटर के अंदर उसको भेज दिया गया। तो हमारी एनर्जी की डिमांड भी फुलफिल हो रही है और हमारा पानी जो है वो वेस्ट भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये बहुत ही ज्यादा हजार्डियस होती है, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, डेंजरस होती है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमको पता है, एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम्स को जब ऐड कर दिया जाएगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जब वो ब्रेक होंगे तो न्यूक्लियर फिजन होगा। यूरेनियम
एक तरह का मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो यूरेनियम को जब कंटिन्यूअसली अगर ब्रेक पे लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली वहां पर फ्यूजन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जरा से यूरेनियम को भी अगर हम फ्यूजन पे लगा दें, न्यूक्लियर फ्यूजन अगर उसका होना शुरू हो जाएगा तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। यही रिएक्शंस तो कहां पर होती है, सन के ऊपर होती है। इसीलिए सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यूअसली होता रहता है। एंड हमने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी वाला इंसिडेंट सुना है, वहां पर आज भी जो है डिफेक्ट्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं, नई जनरेशन में भी मिल रहे हैं। चलो, इस न्यूक्लियर एनर्जी को डिराइव करने के लिए क्या किया जाता है, पूरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाता है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, देखो यहाँ पर लगाया जाएगा एक कोर डाला जाता है। कोर के साथ साथ में यहाँ पर देखो क्या कंट्रोल रॉड्स लगाई जाती है। कंट्रोल रॉड्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, जब तक यूरेनियम का ये जो फिजन है ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हो। और ये जो न्यूक्लियर पूरा ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, इसको देखो कितना बड़े कंटेनर के अंदर, बहुत बड़े कंटेनर के अंदर इसको पैक किया जाता है। ये कंटेनर में क्यों पैक किया गया है, बिकॉज अगर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यानी बड़े कंटेनर में पैक नहीं करके यूरेनियम के न्यूक्लियर फिजन को डायरेक्ट करवाया जाए तो आसपास का बहुत बड़ा सा एरिया जो है वो उससे इम्पैक्ट होगा और वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला, और उसके अंदर जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से इसमें पैक किया जाता है। ठीक है, और ये जनरली शहरों से बहुत दूर लगाया जाता है। थोड़े से यूरेनियम को यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस करवाई जाएगी, और उस रिएक्शन से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है। देखो हुआ क्या, देखो यहाँ पर क्या होता है, यूरेनियम है, यूरेनियम की रिएक्शंस हो रही है। इस रिएक्शन से जो प्रेशर बनेगा वो देखो इस पाइप के थ्रू कहाँ आया, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर पानी फिल्ड है। इसके अंदर क्या फिल्ड है, वाटर है। इस वाटर को जब इतनी ज्यादा हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही स्टीम इस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगी, देखो इस पाइप के थ्रू वही स्टीम कहाँ गई, इस टरबाइन के ऊपर गई। सी यहाँ पर यूरेनियम की रिएक्शन हुई, उसकी वजह से जो हीट बनी वो हीट कहाँ जा रही है, अभी यहाँ आ रही है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है। उस पानी से क्या बनेगा, स्टीम बनेगी, और ये स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करवाएगी। इतना प्रेशर में आएगी ये स्टीम की बहुत जल्दी से टरबाइन जो है वो रोटेट होगा, बहुत तेज रोटेशन होगा, और उस तेज रोटेशन की वजह से ये जो जनरेटर लगा है ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा ये। एंड उसके बाद जो स्टीम होगी उस स्टीम को फिर से किस में डाल दिया जाएगा, कंडेंसर के अंदर डाला जाएगा, ताकि वो जो पानी है वो बिल्कुल कैसा हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए। इस कंडेंसर के अंदर देखो क्या हुआ, इस कंडेंसर से पानी जो था गर्म पानी कहाँ गया, वहां पर इस साइड में गया, इस साइड में यानी कि कूल वाटर बेसिन के अंदर गया। इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जो है स्प्रे हो रहा है, पानी का स्प्रे हो रहा है। देन जो ठंडा पानी है वो फिर से कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलो वाटर को इनटेक करके ठंडे पानी को देखो कंडेंसर में लाया जाएगा। कंडेंसर के अंदर जो ये स्टीम आई है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होके फिर से ये जो पानी है ये कहाँ जाएगा, ये ठंडा होने के बाद ये वाटर कहाँ चला जाएगा, ये वाटर जाएगा अपना इस अगेन वाटर पंप के अंदर। तो फिर यहाँ पे पानी आ गया, ये कंटिन्यूअसली रोटेशन जो है वो घूमता रहेगा। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी थी उसको फिर से क्या कर दिया जाएगा, उसको अपने घरों के अंदर यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाएगा ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से डिराइव होती है। डू यू नो कि थोड़ा सा यूरेनियम भी अगर हम यूज करें तो हम बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद में हमें किसी भी एनर्जी के सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बट द प्रॉब्लम इज कि इतना डेंजरस होता है कि इसको लगाना मतलब बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाता है। सो अभी तक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आई थिंक मुश्किल से एक ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये क्या है, ये वो चीज है जो हम कभी नहीं सोचते। मतलब हम एनर्जी के डेरिवेशन के लिए पता नहीं कितनी ही चीजों का यूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ में खेल रहे हैं, हर चीज को यूटिलाइज करके क्या बना रहे हैं, पावर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो उसके बाद जो एनवायरनमेंट का जो हाल हो रहा है वो हमने कभी नहीं सोचा है।
पहले एनवायरनमेंट कैसा था, आज की डेट में कैसा है, ये सब हम कभी नहीं सोचते हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एनवायरनमेंट के जिनको सोचने की जरूरत है। और हमें एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए क्या करना है, या उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, एनर्जी का यूटिलाइज कम कर दे, बिल्कुल एनर्जी का यूज कम कर दे। साइकिल का यूज कर सकते हैं हम पेट्रोल की जगह पर। इलेक्ट्रिसिटी जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर यूज ना करे। पानी का यूटिलाइजेशन बिल्कुल कम कर दे। पेपर को बर्बाद ना करे। हर चीज को सेव करना है। सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव पेपर, हर चीज को सेव करना है ताकि हमारे जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उनको हम रोक सके। जो हमारा एनवायरमेंट एकदम से ये जो चेंज हो रहा है ना, उसको भी हम रोक सके, क्योंकि हमारे ही हाथ में है। जितना हम रोकेंगे उतना ही रुकेगा ये। तो ये सारी चीजें हमको पता है कि हमें क्या करना है। हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हमें क्या यूज करना है, साइकिल यूज करनी है, या वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम वॉक करके चले जाए। अपना खुद की एक्सरसाइज भी होगी और एनर्जी को भी बचा लेंगे, पेट्रोल भी बचा लेंगे हम अपना। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूटिलाइज नहीं करनी है। जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां ना चलाए फैन को, ना चलाए आपके बल्ब को, ट्यूबलाइट्स को। रोशनी है तो वहां जाके काम कर ले अपना। एंड पानी को भी कम यूज करना, सेव करना है उसको भी। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। एनर्जी सोर्स जो है वो कहाँ तक हमारे पास रहता है। देखो, जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको तो हम एक तरह से देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद। क्यों खत्म हो रहे हैं? बिकॉज हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर ह्यूमन बींग्स उसको अच्छे से मैनेज कर पाए तो क्या होगा, वो 200 साल की जगह हो सकता है कि 300 साल चले। तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो कोई भी चीज जब हम उसको वाइजली यूज नहीं करते हैं उसका, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उसका वाइजली यूज करने लग जाए तो वो खत्म नहीं होने वाली है। वैसे हमने हमारे एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस को निकाल लिया है, ढूंढ लिया है, उनके अल्टरनेटिव सोर्सेस ले लिए। लेकिन फिर भी अगर हम पेट्रोल को बचाना चाहते हैं, अगर हम कोल को बचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उनके यूटिलाइजेशन को वाइजली करना है, बहुत वाइजली उनका यूज करना है। फाइन। और हमें पता है कि कौन सी चीज जो है कितने टाइम तक हमारे पास रहने वाली है, कितनी एनर्जी हमें मिल रही है उससे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो हम इन सबसे बना ही रहे हैं, वैसे भी बहुत अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से भी बना रहे हैं, कोल से बना रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से बना रहे हैं। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि इन सबको जितना ज्यादा वाइजली यूज करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। हम पेट्रोल को कम यूज करें तो ऑब्वियसली हमारे लिए बेटर है। आगे आने वाली जनरेशन को भी पेट्रोल मिलेगा, बिकॉज खत्म तो वो हो ही रहा है। अगर हम नहीं रोकेंगे उसको तो खत्म हो भी जाएगा। एक टाइम के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारे पेट्रोल खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी गाड़ियां भी खत्म हो जाएगी। और हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या करना है, पेट्रोल की जगह किसका यूज करना है, सीएनजी का यूज करना है, ताकि हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोर्स रहे। फाइन। हेलो एवरीवन, आज हमको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सो वी नो वेरी वेल कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हमें क्यों है, किस तरह से हमने एनर्जी के लिए बहुत सारे सोर्सेस को जनरेट कर दिया है, मतलब कि डिस्कवर किया है। ऑलरेडी थे प्रेजेंट यहाँ पर अर्थ के ऊपर, लेकिन हमने उनको डिस्कवर किया है कि भाई हमारे पास कुछ फॉसिल फ्यूल्स थे जिनसे हम क्या कर रहे थे, एनर्जी ले रहे थे। लेकिन फिर हमें समझ में आया कि नहीं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो एनर्जी भले ही कितनी भी फॉसिल फ्यूल से डिराइव क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वो डिमांड तो फुलफिल नहीं हो रही है। सेकेंड थिंग कि फॉसिल फ्यूल क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली खत्म हुए जा रहे हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तो वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिससे कि हम एनर्जी को डिराइव कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। सो उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, क्वेश्चंस में सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमेशा इस चैप्टर का, वो ये कि फ्यूल क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फ्यूल क्या है। और सेकेंड थिंग क्या आती है, वो ये कि ये गुड फ्यूल कौन सा होता है। गुड फ्यूल कौन सा होता है, कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसको कि हम गुड कंसीडर करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्या क्वालिटीज होती है उनकी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या क्वेश्चन आ जाए कि भाई लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वुड हैव लुक फॉर इन अ गुड फ्यूल, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा आंसर तो सिमिलर रहेगा कि भाई गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या स्पेशलिटी होती है एक फ्यूल की जिसके बाद में हम उसे गुड फ्यूल कंसीडर कर देते हैं। सी द फर्स्ट थिंग इज कि फ्यूल क्या होता है।
फ्यूल वो चीज होती है जिसको जब जलाया जाएगा तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब उसका कंबशन किया जाएगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जब हम क्या करेंगे, उसका कंबशन करेंगे, तो उस कंबशन के टाइम पर वो क्या करेगा, कंबशन के टाइम पर वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फाइन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जब कंबशन किया जाएगा जिसका, या उसको जब जलाया जाएगा, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। उसे हम क्या कह देते हैं? फ्यूल कह देते हैं। हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में तो सुना ही है, लेकिन एक गुड फ्यूल कौन सा होता है? तो एक गुड फ्यूल वो होता है जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, उसको इजीली हम स्टोर कर सके। देखो क्या होता है गुड फ्यूल? इजी टू स्टोर होना चाहिए। वो सबसे पहली चीज तो यही कि अगर हम उसको स्टोर करना चाहे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। अगेन उसके बाद क्या होगा? इजी टू ट्रांसपोर्ट। अगर हमें एक जगह से कहीं और लेकर जाना है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होना चाहिए? उसका इजी होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ अगर हमको फ्यूल मिला है तो हम यहीं पर उसको कंबशन करेंगे, यहीं पर हम उससे एनर्जी डिराइव करेंगे और फिर हम सप्लाई करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट पॉसिबल। फाइन, तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। उसके अलावा हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जो एक बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज हो, लेकिन वो हमें ज्यादा एनर्जी दे। लेस क्वांटिटी बट मोर एनर्जी। ठीक है, लेस क्वांटिटी में यूटिलाइज होना चाहिए इसका, लेकिन वो क्या करे, वो हमें मोर एनर्जी दे, बहुत ज्यादा एनर्जी दे। दैट मीन्स कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। प्लस इको फ्रेंडली होना चाहिए। वो इको फ्रेंडली क्यों होना चाहिए? ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना करे। इट शुड बी इको फ्रेंडली ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। उसके अलावा वो इजीली अवेलेबल भी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो तभी वो मिले, नहीं। वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए सब जगह पर, ताकि एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। फाइन। तो दीज आर सम क्वालिटीज जिसके बाद हम उस फ्यूल को गुड कंसीडर कर देते हैं अगर उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट है तो। सी, इजी टू स्टोरेज होना चाहिए, उसका स्टोर करना इजी हो, ट्रांसपोर्टेशन करना उसको इजी हो, उसका यूज करना इजी हो जाए। सेकेंड, नेक्स्ट थिंग क्या है कि उसकी क्वांटिटी हमें कम यूज करें हम, लेकिन हमें ज्यादा एनर्जी मिले। दैट मीन्स कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, थोड़ी सी ज्यादा हो। उसके अलावा वो इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। अगर वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, अगर वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देगा, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन फैलाए, चाहे वो एयर पोल्यूशन फैला रहा है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन फैला रहा है, कुल मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो नुकसान ही है, इकोसिस्टम का बैलेंस भी गड़बड़ हो रहा है। दैट इज व्हाई फ्यूल शुड बी इको फ्रेंडली। उसके अलावा ये जो फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं पर अवेलेबल ना हो ये। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोगैस इज कंसीडर्ड टू बी अ बोन टू द फार्मर्स। बायोगैस जो है वो फार्मर्स के लिए एक वरदान साबित हुआ है। गिव रीजंस, क्यों ऐसा क्यों हुआ? भाई हमारे पास में सबसे पहले क्या था? हमारे पास सबसे पहले थे फॉसिल फ्यूल्स। अब वो फॉसिल फ्यूल्स हमको समझ में आ गया कि भाई कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है। एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगी। वो बन रही है, नो डाउट वो बन रही है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में बन के आएगी। तब तक हम क्या करेंगे? ये जनरेशन तो खत्म होती जा रही है हमारी, आगे से आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेंगे। तो उनकी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया? कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढा गया। उन अल्टरनेटिव सोर्सेज में एक सोर्स क्या आता है? बायोगैस आता है। और बायोगैस जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जो बायोगैस प्लांट है वो बहुत ही कम जगह लेता है। कैन यू इमेजिन कि वो बहुत कम जगह में हो जाता है, उसका मेंटेनेंस भी नहीं है। बायोगैस का जो प्लांट लगता है अगर, तो वो बहुत ही लो मेंटेनेंस पे वर्क करता है। लो मेंटेनेंस चाहिए उसको, कोई ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, उसके अलावा उसको इम्प्लांट करने का भी ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता है। अगर हमें उस प्लांट को लगाना है तो भी उसका ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता है। ज्यादा एक्सपेंस नहीं है अगर, तो फार्मर उनको बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर फार्मर्स उनको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो फार्मर्स विल बी वेरी हैप्पी अगर बायोगैस प्लांट को ही हर जगह पर लगाया जाए। फाइन। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करता है? वेस्ट डिस्पोजल का बहुत ही अच्छा तरीका है। जो प्लांट का वेस्ट होता है, जो क्रॉप का वेस्ट हो जाता है, या अगर हम देखें किचन का वेस्ट है, लिविंग एक्सक्रीटा है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है फार्मर्स के पास में, उन सब से क्या किया जा सकता है? बायोगैस बनाई जा सकती है।
तो ये एक बहुत ही इजी वे हो जाता है किसका, वेस्ट डिस्पोजल का। भाई इतना सारा वेस्ट है, उसको डिस्पोज कहाँ करेंगे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या उसको वाटर बॉडीज में डालें, या हम उनको जला दें, या हम गाड़ दें, या क्या करें। तो ये फार्मर सोच के परेशान होता है। लेकिन जब बायोगैस प्लांट लगाया जाता है तो सारा का सारा वेस्ट जो है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है और उससे बायोगैस बना दी जाती है। फाइन, तो ये वेस्ट डिस्पोजल का बहुत ही इजी वे हो जाता है, तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट की, जब बायोगैस बनाई जाती है तो जो रिमेनिंग रेजिड्यू होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका, वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज मेन्योर काम में लिया जाता है। रिमेनिंग पार्ट को किसके फॉर्म में यूज किया जाता है, एज मेन्योर उसको काम में लिया जाता है। और जब इसको एज मेन्योर काम में लिया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही उनको किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट है। तो जब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उनकी फार्मिंग भी कैसी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। और साथ ही साथ में क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल। और जब केमिकल नहीं है तो सिंपल सी चीज है, हमारे लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो फार्मर्स के लिए तो ये वरदान ही साबित हो रहे हैं। देयर आर सो मेनी क्वालिटीज इन बायोगैस प्लांट। उसके अलावा अगर हम देखें तो बायोगैस प्लांट जो है वो कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है, ये इको फ्रेंडली भी है। अभी हमने वही कहा ना, इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो ये इको फ्रेंडली भी है बिकॉज ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है। ये बिल्कुल भी एयर को पॉल्यूट नहीं करता है, ना ही ये सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, ना ही ये वाटर को पॉल्यूट करता है, किसी को भी ये पॉल्यूट नहीं करता। तो हुआ ना ये बहुत आसान, बहुत इजी, और ये एक वरदान के रूप में साबित हुआ है फार्मर्स के लिए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। फाइन, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम न्यूक्लियर एनर्जी का ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना, और कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, मतलब अभी भी अगर देखें ना तो हर एक सेकेंड में बहुत सारे बेबीज का बॉर्न हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली हो रहा है। अब इन सबकी जो एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल कैसे किया जाएगा। भाई पहले हमने क्या देखा, फॉसिल फ्यूल का यूज किया, फिर हमने क्या किया, सन की एनर्जी का भी यूज कर लिया, बायोगैस को भी यूज कर लिया, ओशन थर्मल एनर्जी को भी यूज कर लिया, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज का यूज कर लिया। लेकिन फिर भी हमें ऐसे लग रहा है कि बहुत मेहनत के बाद भी उतनी ज्यादा एनर्जी जो है अभी तक नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने न्यूक्लियर एनर्जी को भी नहीं छोड़ा। ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको भी हमने नहीं छोड़ा। अब इसके आपको एडवांटेज बताने हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इससे हम क्या करें, अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर ले। तो इसके एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसकी ओर जाना चाह रहे हैं। तो देखो, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाते हैं तो वहां पर जो रिएक्टिविटी के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली यूरेनियम का यूज किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी रेडियो एक्टिव मटीरियल। लेकिन ये जो यूरेनियम है ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भी ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अगर एनर्जी दे रहा है तो डेफिनेट सी बात है न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा सही है हमारे लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर जो थोड़ा सा अगर जो पार्ट था, जो यूरेनियम का बहुत थोड़ा सा पार्ट है, यूरेनियम की क्वांटिटी हमको कैसी चाहिए, बिल्कुल कम चाहिए, लेस क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके अलावा एक बार जब इससे एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद हमको बार बार इसको जो है चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बार बार इसके अंदर फ्यूल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार लगा दिया, ठीक है, हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा यूरेनियम डाल दिया हमने, अब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है, लेकिन उसके अंदर बार बार डालने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो एक ही बार में चलता रहेगा, तो उससे क्या होगा, एनर्जी भी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे थर्मल एनर्जी में होता है या किसी और में कि फॉसिल फ्यूल्स को डालना पड़ता है बहुत सारा, तब जाके जो है एनर्जी आती है। जब तक वो आएगा तब तक एनर्जी आएगी। विंड एनर्जी में भी यही है, जब तक हवा चलेगी तब तक एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा यूरेनियम डाला और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमें एनर्जी मिल रही है। तो हुआ ना ये बहुत अच्छा, ये तो इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और इससे हमारी एनर्जी की डिमांड भी बहुत ही आसानी से फुलफिल हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do people oppose the construction of Tihari Dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project on the river Narmada? लोगों ने ये टिहरी डैम जो बन रहा था गंगा नदी पे और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो चल रहा था नर्मदा नदी पर होने वाला था, उसका लोगों ने अपोज क्यों किया था, क्यों लोग जो थे उनके अगेंस्ट में थे। अब अगर डैम बनता तो ये तो अच्छा ही होता, पानी कलेक्ट हो रहा था प्लस उससे एनर्जी भी बन जाती, तो फिर लोग इसके अपोज में क्यों थे।
तो हमने एक क्वेश्चन देखा था, हमने पहले जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि डैम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डैम जब बनाया जाता है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, बस वही तो पूछा है। भाई लोग अपोज क्यों होंगे, जब कोई डिसएडवांटेज होगा, कोई उनको हार्म होगा, तभी तो वो उसके अपोज में होंगे। तो बस यहाँ पर क्या बताना है, डिसएडवांटेजेस बताने हैं डैम के। उसके अलावा मेंशन 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स। एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिमिलर है, आंसर दोनों का सेम रहेगा। क्वेश्चन कैन बी ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस फॉर्म एंड क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी हो सकता है। कौन सी फॉर्म है, देखो, मेंशन 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है लेकिन डैम को कंस्ट्रक्ट करके बनानी है। या अगर हम बोलते टिहरी डैम जो है रिवर गंगा पे जो बन रहा था, या सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चलने वाला था नर्मदा पे, लोगों ने उसको क्यों अपोज किया था, दोनों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। बेसिकली अगर डैम के बारे में सोचा जाए तो डू यू नो कि डैम को बनाने के लिए बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बहुत लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है डैम को कंस्ट्रक्ट करने में। सो द फर्स्ट थिंग कि इतना बड़ा जो एरिया है क्या आज की डेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। या तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, या फिर जहां पर लोग रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब जाके वहां पर क्या होगा, डैम बनेंगे। नेक्स्ट थिंग कि जिस रिवर के ऊपर डैम बनता है उसके अंदर बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ है, बहुत अच्छी सी एक्वाटिक लाइफ चल रही है वहां पे नीचे, बहुत सारे फिश है और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रह रहे हैं, प्लस बहुत सारे वहाँ प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के आसपास में ग्रो करते हैं। उन सबको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है ये तो, तभी तो इतना बड़ा लैंड एरिया, इतना बड़ा जो लैंड है वो मिलेगा, इतना लार्ज एरिया मिलेगा। तो सोचो लोग जो है वहां पर क्यों नहीं अपोज करेंगे, डेफिनेटली अपोज करेंगे लोग। तो उनको देखो क्या हुआ, वहां से क्या करना पड़ा, लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। तो ये जो माइग्रेशन था लोगों का, माइग्रेशन ऑफ पीपल, कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को वहां से हटा दिया है और उनको कहीं और रहने के लिए कह दिया गया है, या उनको कहीं और रहने के लिए जगह दे दी गई है। तो उस सर्टेन सिचुएशन में क्या होता है, जब लोगों को माइग्रेट करवा दिया जाता है तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम के साथ में लोग कॉप अप नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई लोगों ने उनको अपोज किया था, उनके अगेंस्ट में थे लोग कि भाई डैम नहीं बनाना है, बिकॉज हमें अपना घर नहीं छोड़ना है, तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा एक्वाटिक लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, एक्वाटिक लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्लांट्स होते हैं उन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है प्लांट्स पे, सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जहां पर डैम की बात हो रही है उसी एरिया में उसका घर भी है और साथ ही साथ वो अपना खेत भी चला रहा है, ऑब्वियसली खेती हो रही है, बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं, तो वहां पर अगर डैम बनाया जाएगा तो क्या होगा, उस पूरे एरिया को खाली करना पड़ेगा, और उसी के साथ में क्या होगा, प्लांट्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उन प्लांट्स को भी वहां से हटाना पड़ेगा। कई बार होता है कि डिफॉरेस्टेशन भी कर दिया जाता है, कई बार क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन भी कर दिया जाता है। तो क्या ये सारे गुड साइंस है, बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कोई गुड साइन नहीं है, ये बहुत ही बैड साइंस है। दैट इज वाई जब डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज होता है उसका। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनोज फादर वर्क्स इन अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। मनोज के जो फादर है वो एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में वर्क करता है। भाई सबके पापा कहीं ना कहीं काम करते हैं और हमको पता होता है, लेकिन जो यहाँ पर मनोज है उसके पापा कहाँ काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में काम करते हैं। ही आस्क्ड हिज फादर टू टेक हिम फॉर अ विजिट टू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। अब मनोज ने अपने पापा को बोला कि पापा मैंने जो है अपनी साइंस की बुक के अंदर मैंने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में पढ़ा है। अब ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, मैं ये चाहता हूं कि आप क्या करें, मुझे वहां पर घुमाने ले जाए ताकि मैं उसको अच्छे से देख सकूं, तो मुझे वो पूरा समझ भी आ जाए। बट हिज फादर वॉज नॉट कीन टू टेक हिम देयर। उसके फादर जो थे वो बिल्कुल भी उसको वहां पर ले जाना नहीं चाह रहे थे। ही डोंट वांट कि जो मनोज है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में जाए। अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने के ऐसा क्यों था, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ मनोज फादर नॉट टेकिंग हिम टू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उसके फादर ऐसा क्यों नहीं चाह रहे थे। भाई हर फादर जो है अपने बच्चों को ऑफिस दिखाने ले जाता है, कई बार ले जाता है अगर ज्यादा जिद करते हैं तो, कि भाई ठीक है आप लोग वहां देखोगे तो आप समझेंगे। लेकिन मनोज के फादर ने क्यों मना कर दिया कि नहीं बेटा मैं आपको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में नहीं ले जा सकता, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पस। क्यों नहीं ले जा सकते वो, बिकॉज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होता है वहां पर सेफ्टी नहीं होती है। वो सेफ्टी कंसर्न के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया कि बेटा हम आपको वहां नहीं ले जाएंगे।
क्यों नहीं ले जाएंगे कि वहां पर क्या किया जाता है, यूरेनियम है, वहां पर यूरेनियम से क्या किया जा रहा है, एनर्जी को डिराइव किया जा रहा है, और इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम है कि उसकी वजह से रेडिएशंस बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो वो जो रेडिएशंस है वो मनोज की हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दैट इज वाई मनोज के फादर नहीं चाह रहे थे कि वो वहां पर जाए। फाइन, तो वो सेफ्टी कंसर्न के लिए नहीं जा पा रहे थे, हेल्थ कंसर्न के लिए उनको वो नहीं ले जा रहे थे। नेक्स्ट थिंग इज राइट वन एडवांटेजेस एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसका एडवांटेज क्या था? अभी हमने उसका एडवांटेज देखा था कि बहुत ही थोड़ा सा यूरेनियम यूज किया जाता है और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें मिल जाती है यूरेनियम से, और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार डाल दिया हो गया, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें क्या देगा, बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। अब उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज ये कि इतनी ज्यादा रेडिएशंस होती है कि अगर कोई भी उसके रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फाइन, नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है? नेक्स्ट थिंग ये कि जो इसका जो वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हिरोशिमा और नागासाकी वाला केस सबने सुना हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, भले ही वो सालों पहले हुआ था वो अटैक, लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम था उसकी जो रेडिएशंस थी वो आज भी वहां पर है, लोगों में इम्पैक्ट वहां पर दिखाई देता है उसकी वजह से। फाइन, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन हैपेंस बिकॉज। एसिड रेन क्यों होती है? तो हमको पता है वैसे एसिड रेन क्यों होती है। सो देयर आर सम ऑप्शंस। सन लीड्स टू हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सन जो है अपर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको हीट अप करता है, दैट इज व्हाई एसिड रेन होती है। या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। या जो फॉसिल फ्यूल्स है जब उनको बर्न किया जाता है तो कार्बन के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज कर देता है वो, या सल्फर के ऑक्साइड को रिलीज कर देता है, दैट इज व्हाई होता है। या फिर इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन अमंगस्ट क्लाउड्स। क्लाउड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो जाता है, दैट इज व्हाई एसिड रेन होती है। या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स एसिड। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एसिड होता है, तो नहीं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहीं एसिड नहीं होता है। एक्चुअली द थिंग इज कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जब उनको बर्न किया जाता है तो उस बर्निंग से क्या होगा, उस बर्निंग की वजह से ऑक्साइड्स निकलेंगे। उस बर्निंग की वजह से क्या होगा, कार्बन के ऑक्साइड्स आ जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो जाएंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स निकलेंगे। अब ये जो ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, या कार्बन डाइऑक्साइड्स है, कार्बन के ऑक्साइड्स है, मोनोऑक्साइड एंड ऑल दैट, फाइन। ये सारे क्या करेंगे, जब बारिश होगी, बारिश का जब पानी आएगा तो ये उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके क्या बनाएंगे, एसिड्स फॉर्म करेंगे। मिक्स होके ये क्या करेंगे, एसिड्स फॉर्म करेंगे, और वही एसिड कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, जमीन पे आता है। दैट इज वाई क्या हो जाती है वो एसिड रेन में कन्वर्ट आता तो बारिश का पानी है, लेकिन वो एसिड रेन में कन्वर्ट कब हो जाती है, जब एटमॉस्फेयर में इन सबके ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फाइन, चलो, सो आई होप कि इसका आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब बताया था, जहां पर नाम आ जाता है हाइड्रो, वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं। तो वाटर से क्या बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो जब हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजेसेस बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो स्टोर्ड वाटर था उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर काइनेटिक एनर्जी थी उस स्टोर्ड वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सट्रैक्ट हो रही है वाटर से, या फिर वाटर जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो देखो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, ये हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहाँ जो रिजर्वोयर के अंदर जो पानी होता है वो स्टोर्ड वाटर है। स्टोर्ड वाटर है मतलब वो बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है। एंड वी नो वेरी वेल कि जब कोई भी चीज रेस्ट कंडीशन में होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब कोई चीज रेस्ट कंडीशन में है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर। तो ये पानी क्या है, रेस्ट कंडीशन में, यानी इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया जाता है, इस पोटेंशियल एनर्जी से इसको बहुत ही फास्ट गिराया जाता है और टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है। और जब टरबाइन रोटेट हो जाता है तो ये जनरेटर लगा है, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा और उससे क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। फाइन,
तो यही देखो हमारा आंसर क्या होगा, द फर्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी जो है पजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइन, चलो आगे आ जाओ। आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू। न्यूक्लियर एनर्जी को बनाते टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी को डिराइव तो कर रहे हैं हम, ठीक है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी हमने लगा दिए हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? क्या न्यूक्लियाई को स्प्लिट करना है वो बड़ी प्रॉब्लम है? तो नहीं, न्यूक्लियाई को स्प्लिट करना तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत आसानी से हो जाता है। सस्टेन द रिएक्शन, बिल्कुल नहीं भाई, रिएक्शन तो सस्टेन कर ही रही है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, उसको भी नहीं कर रोकना है। डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, यस इट विल बी योर आंसर। कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्पेंट फ्यूल होता है, जो ऑलरेडी यूज हो चुका है फ्यूल, उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करना है, उसको क्या करना है? डिस्पोज करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप हर जगह पे इसको डिस्पोज नहीं कर सकते, मर्जी हो जहाँ नहीं फेंक सकते कि ठीक है यहाँ फेंक दिया वहां फेंक दिया, नहीं, ऐसे मर्जी हो जहाँ पे नहीं फेंका जाता, ना ही उसको पानी के अंदर गिराया जाता है ऐसे, तो उसका डिस्पोजल हम कहाँ करें? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फाइन, देन कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। जब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाया गया है तो इस न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वहां सोचने वाली बात नहीं है। सो योर आंसर विल बी सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोलर कुकर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि कुल मिला के जितनी भी सनरेज आ रही है उनको ट्रैप कर लिया जाए, बस उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए। सनरेज जितनी भी आई सारी की सारी ट्रैप हो गई है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब सोलर कुकर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर क्या होता है, सनरेज जो है आती है, सनरेज यहाँ आती है, ये क्या है? ये प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टर है। यहाँ पर आई सनरेज, सनरेज आई और सनरेज कहाँ चली जाती है? यहाँ ग्लास शीट पे चली जाती है। सनरेज कहाँ जाती है? इस ग्लास शीट पे जाती है। जब इस ग्लास शीट के अंदर जाएगी तो हमें पता है कि ये जो ग्लास शीट है ये इस सनरेज को बाहर नहीं आने देगी। वी नो वेरी वेल, ये हमने पढ़ा है कि ये ग्लास शीट जो है ये सन रेज को इसमें से बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। दैट इज वाई हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ग्लास शीट, जो क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सनरेज को ट्रैप तो कर लेती है, लेकिन उसको बाहर की तरफ जाने के लिए मना कर देती है, ताकि अंदर ही क्या हो सके? अंदर ही मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो और उससे क्या हो? हीट जनरेट हो। वहीं पर क्या हो? सारी की सारी सनरेज जो है ट्रैप हो जाए और वो ट्रैप्ड सनरेज जो है वो टेम्परेचर बढ़ा दे और जो फूड है वो कुक हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है क्या वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में लिया जाता है? क्या ये इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है? या फिर देयर इज इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। फॉसिल फ्यूल के लिए अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज है। हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट्स आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी और विंड एनर्जी प्लांट जो है ये नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनसे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ। क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट है वो इजीली डिस्पोज ऑफ हो सकता है? तो योर आंसर विल बी पार्ट ए, दैट इज ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली सन जो है वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद भी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? तो सन मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमें एनर्जी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, कंटिन्यूअस वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये खत्म नहीं होने वाली एनर्जी है। ये एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो हमको पता है सन कभी मना थोड़ी ना करेगा कि आज मैं एनर्जी नहीं दूंगा। रोज वो अपनी एनर्जी देता है, रोज हम उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर सन नए दिन वापस आता है, फिर एनर्जी देता है। तो ये इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम इनकी बात करें फॉसिल फ्यूल की, तो कोई इनफाइनाइट स्टोरेज नहीं है अर्थ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रो विंड एनर्जी है, ये नॉन पॉल्यूटिंग नहीं है, पॉल्यूशन होता है इनसे भी थोड़ा बहुत। वेस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है ये तो। चलो नेक्स्ट थिंग इज व्हाई इज देयर अ नीड टू हार्नेस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गिव टू मेन रीजंस। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनको बनाने के बारे में क्यों सोचना पड़ा हमें? क्यों हमने अल्टरनेटिव सोर्सेस को ढूंढा है? क्यों हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को देख रहे हैं? मतलब जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो पहले से नहीं आया, उसके बाद में हमने उनको डिस्कवर किया है। तो
बेसिकली अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारी, और इतनी पॉपुलेशन को एनर्जी की उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाना थोड़े से फॉसिल फ्यूल के लिए आसान नहीं होगा। फॉसिल फ्यूल जो लिमिटेड क्वांटिटी में, उसके लिए आसान नहीं है कि पूरी की पूरी जनता के लिए क्या करे, इतनी ज़्यादा एनर्जी बना दे। तो उसके लिए हमने क्या ढूंढा, हमने कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढे हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को डेराइव कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे एनर्जी को डेराइव किया जा सकता है, और उससे क्या होगा, एनर्जी की डिमांड को भी फुलफिल किया जा सके। उसके अलावा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइक फॉसिल फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वी नो वेरी वेल कि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जब जमीन के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मैटर जब दब जाता है तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। लेकिन वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में बनते हैं, वो लेबोरेटरीज के अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है। ना उनको लेबोरेटरीज में बनाया जा सकता है, ना ही उनके ऊपर कोई ट्रायल किया जा सकता है। तो जब इतने कम क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में है अभी वो, और टाइम लगेगा उनको बनने में, इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर एग्जॉस्टेबल सोर्सेस। वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, क्या हम अपनी एनर्जी की डिमांड को बिल्कुल वही स्टॉप कर देंगे कि बस अब एनर्जी की जरूरत नहीं है? नहीं, एनर्जी की डिमांड तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया, अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढे गए। प्लस एक चीज और है कि भाई ये खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमने वो सोर्सेज जो है पहले से ही ढूंढ के रखे हैं कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में जब सारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तब भी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके और उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ अ सोलर सेल। सोलर सेल के 3 एडवांटेज बताने। आप मुझे ये बता दो, सोलर पैनल की जब बात आती है तो हमारे घर में जनरली क्या होता है कि हाँ, सोलर पैनल तो हम लगवा सकते हैं, सोलर पैनल तो हम लगवा सकते हैं। क्यों लगवाना है सोलर पैनल? बिकॉज वो क्या होता है, वो लो कॉस्ट होता है। वो लो कॉस्ट होता है तो वो क्या करता है, हमारी मनी को सेव करता है, हमारे पैसों को बचाता है। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है कि इसका मेंटेनेंस जो है वो लो मेंटेनेंस मांगता है, ये ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, ठीक है, इसको ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा नॉन पॉल्यूटिंग है, इको फ्रेंडली है, ये ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग है, इको फ्रेंडली है, ज्यादा ये पॉल्यूशन भी नहीं फैला रहा है, और ये हमारी एनर्जी की डिमांड को बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये फुलफिल करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर रहा है लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है सोर्सेस। यानी कि ये क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। उसके अलावा ये एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, इस एनर्जी को स्टोर करने की तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सनलाइट तो मिलती ही रहेगी हमको। तो देखो कितने सारे हमको एडवांटेजेस मिल गए हैं, तो उसमें से आप कोई भी 3 एडवांटेजेस जो है अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। फाइन, चल आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम विंड। विंड से जब कोई एनर्जी को डेराइव किया जाएगा तो लिमिटेशंस क्या होगी। अगर विंड से एनर्जी को डेराइव किया जा रहा है तो विंड से एनर्जी को डेराइव करने के लिए क्या लगाया जाता है, विंड मिल्स लगाया जाता है। वी नो वेरी वेल कि देयर आर सो मेनी एरियाज जहां पर क्या लगे हैं, विंड मिल्स लगे हैं। अब ये विंड मिल्स क्या करते हैं, तो विंड मिल्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही हवा आती है तो हवा आने से क्या होगा, ये पंखे जो है ये घूमेंगे, रोटेट करेंगे। इनके रोटेशन जो पीछे जो टरबाइन लगा है वो रोटेट करेगा और उससे क्या बन जाएगी, एनर्जी डेराइव हो जाएगी। बिकॉज जनरेटर भी लगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को वहां से जनरेट कर लिया जाएगा। फाइन, तो ये जो विंड मिल्स लगे हैं इनके लिए कुछ लिमिटेशंस होती है कि भाई यहाँ हम लगा सकते हैं, वहां नहीं लगा सकते, आज लगा सकते हैं, कल नहीं लगा। कौन कौन से लिमिटेशंस है? So the first thing is area. They require large area, large amount of area. बहुत बड़ा एरिया चाहिए इनको, ये छोटे से एरिया के अंदर नहीं बनाए जा सकते। एक छोटे से एरिया के अंदर अगर हम बोले कि विंड मिल्स लगा रहे हैं, विंड पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर इसको लगाना जरूरी है। फाइन, सेकेंड थिंग क्या हो सकती है, सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि इसका जो कॉस्ट आती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकता है, ये भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखना पड़ता है।
उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा ये कि एयर जो है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि एयर जो है, जो विंड चल रही है, सॉरी एयर नहीं, विंड जो चल रही है, उस विंड का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि विंड जो है वो एटलीस्ट कम से कम तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चले ही चले। एटलीस्ट जो विंड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चलनी ही चाहिए। अगर ये वेलोसिटी नहीं है तो ये विंड मिल भले ही घूम रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन वहां पर नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रिसिटी को डिराइव करना है विंड एनर्जी से तो क्या होगा, तो उस टाइम पे विंड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलनी चाहिए। तभी क्या होगा, जो विंड मिल है उसके अंदर जो पंखे लगे हैं वो रोटेट करेंगे और उनके रोटेशन से क्या होगा, एनर्जी जो है वो डिराइव हो जाएगी। फाइन, तो एरिया बहुत ज्यादा चाहिए इसको, उसके अलावा कॉस्ट ज्यादा आती है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है, प्लस इनका जो स्पीड है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यस, पूरे साल भर में अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें विंड एनर्जी मिल रही है, बिकॉज हो सकता है कि गर्मी के टाइम पे हवाएं चल रही है, तब तक तो हमें विंड एनर्जी बहुत ही एबंडेंट क्वांटिटी में मिले। लेकिन अगर हम बात करें बारिश के सीजन की, जब हवाएं कम चलती है, तब क्या होगा, तब हो सकता है कि विंड एनर्जी ना भी मिले। तो ये भी एक इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि एक ये सीजन वाइज हमको मिलती है, उसके अलावा ही नहीं मिलती। तो हमें एक ऐसा एरिया ढूंढने की जरूरत है जहां पर 365 डेज ही क्या चलती रहे, हवाएं चलती रहे और बहुत ज्यादा स्पीड में चलती रहे, ताकि क्या हो, उससे ये हो कि ये जो विंड मिल है ये हमें एनर्जी देता रहे। फाइन, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर अ नीड फॉर हार्नेसिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाउ कैन एनर्जी बी हार्नेस्ड फ्रॉम द सी इन डिफरेंट वेज। सी, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने अभी देखा था, अभी देखा है हमने कि क्यों हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है, क्यों एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई है, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड एग्जॉस्टेबल सोर्सेज, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो उनकी वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई है, अल्टरनेटिव सोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम एनर्जी को अगर हम सी से डिराइव करना चाहे, हार्नेस करना चाहे, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वी नो वेरी वेल कि समुद्र से अगर हमको एनर्जी चाहिए तो वी हैव 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज टाइडल मेथड, ठीक है, टाइड्स अगर है तो ये पॉसिबल है, टाइडल एनर्जी हम डिराइव कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, वेव एनर्जी हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, वेव एनर्जी पॉसिबल है। एंड देन और क्या पॉसिबल है, और है ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। फाइन, चलो अब देखो देयर आर 3 वेज जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, समुद्र से हम एनर्जी को डराइव कर सकते हैं। अब इनसे कैसे डराइव होगी, तो जहां पर होती है बहुत ज्यादा टाइड्स, वहां पर भी क्या कर दिया जाता है, इस तरह का सेटअप किया जाता है, या इस तरह एक छोटा सा डैम और बना के वहां पे क्या कर दिया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा उसको कि जब टाइड्स आएंगी तो टाइड्स के आते ही क्या होगा, वहां पर वो टरबाइन रोटेट करेगा और उस टरबाइन के रोटेट करने से आगे एक लगा होगा जनरेटर, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। फाइन, वेव एनर्जी की अगर हम बात करें तो जहां पर वेव ज्यादा आती है, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वेव्स बहुत ज्यादा आती है, वहां पर ये सेटअप किया जाता है कि भाई वेव से क्या करें, हम टरबाइन को रोटेट करवा दे और उससे क्या बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। कोई उसमें कुछ खर्चा नहीं, फॉसिल फ्यूल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब वेव आएगी तब वो टरबाइन रोटेट करेगा। बेसिकली हमको करना क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, टरबाइन को रोटेट करवाना होता है, जिससे क्या हो, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को बना सके। तो टरबाइन इस बार किससे रोटेट होगा, वेव से हो सकता है। बट दी प्रॉब्लम इसकी हमें ऐसा एरिया ढूंढना पड़ता है जहां पर वेव ज्यादा हो, जहां पर वेव कम होगी वहां पर ये कोई काम नहीं आएगा। टाइडल एनर्जी में भी वही है, जहां पर टाइड्स होंगी ज्यादा वहीं पर इसको लगा सकते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी में क्या करना है, तो देखो ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर हमें ये देखना था कि जो ओशन की जो सरफेस है और उससे अगर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो वहां उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो कितना गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस तक का गैप उसके अंदर होना चाहिए। कैसे, 5 to 25 डिग्री सेल्सियस तक का गैप उसके अंदर जो वेरिएशन है उसमें होना चाहिए। लाइक जो ओशन की सरफेस है और जो नीचे वाला पोर्शन है, दोनों के अंदर क्या होगा, ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ही क्या होगा, एनर्जी को डिराइव किया जा सकेगा। फाइन, उस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होगा, एनर्जी को डिराइव किया जा सकेगा। चलो आगे आ जाओ। सी, आई होप कि आपको पता है कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है। सी, यहाँ पर देख लो एक बार, ये क्या है, थर्मल एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी जो है यहाँ सेंटर में डिराइव की जाती है, जहां पर ये टेम्परेचर वेरिएशन नजर आता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो प्लांट लगा दिया जाता है
और उससे क्या होता है, एनर्जी को डिराइव किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पर एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फाइन। टाइडल एनर्जी है, जहां पर टाइड्स होंगी वहां पर उनको डिराइव किया जा सकता है। वेव एनर्जी को कैसे डिराइव करेंगे, जहां पर वेव ज्यादा होती है। फाइन, चलो आगे आ जाओ। आई होप कि आपको ओशन थर्मल एनर्जी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। उसके अलावा सजेस्ट द स्टेप्स टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सी, बेसिकली जब फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है, जब फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाएगा तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, ऑक्साइड्स निकलेंगे। क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ऑक्साइड्स बनेंगे, और ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एसिड रेन को कॉज करते हैं। ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एसिड रेन को कॉज करते हैं। इन ऑक्साइड से क्या किया, एसिड रेन को कॉज किया। और ये जो एसिड रेन है ये लिविंग थिंग्स पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो जब फॉसिल फ्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाएगा तो वो हमेशा क्या करता है, हार्म ही करता है, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात है चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है। तो बेसिकली जब जलाया गया तो क्या हुआ, ऑक्साइड्स बने, और ये ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं, एसिड रेन कॉज कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और जब एयर पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन की वजह से स्किन एलर्जीज हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। फाइन, तो ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल को यूज करने के, और भी बहुत सारे हैं। और हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो बहुत डिटेल में हमने इनको पढ़ा था। बट द थिंग इज कि आप इसको मिनिमाइज कैसे करोगे। भाई हमको पता है प्रॉब्लम्स क्या है, सब चीज पॉल्यूट हो रही है, फॉसिल फ्यूल बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि पेट्रोल जब जलता है तो हमको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हम स्किन एलर्जीज को फेस कर रहे हैं, हम लंग्स जो लंग्स की डिजीज होती है उनको फेस कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि मिनिमाइज कैसे करना है। सो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन। कैसे हो सकता है, तो देखो हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम फॉसिल फ्यूल का यूज करना बंद कर दे, और भी जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो उनसे जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी की डिमांड को ही कम कर दिया जाए। जब एनर्जी की डिमांड ही कम होगी तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम होगा, तो एनर्जी को बनाना भी कम ही पड़ेगा। जितनी डिमांड कम होती है उतना ही उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वॉकिंग अगर डिस्टेंस है तो हम वॉक करके जा सकते हैं। व्हीकल्स का यूज है उसको हम रिड्यूस कर सकते, रिड्यूस द यूज ऑफ व्हीकल्स। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिड्यूस द यूज ऑफ व्हीकल कर सकते हैं कि भाई हमने क्या कर दिया, बहुत ही कम लेवल पे हम व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। लाइक अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम वॉक करके जा रहे हैं, अगर हमें थोड़ी सी डिस्टेंस पर जाना है तो हम साइकिल का भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है ये भी। उसके अलावा जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर हम लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं, पेपर का यूज जो है उसको हम कम कर दे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देयर आर सो मेनी मेथड जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम भी किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। सी, आप आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ चीजें किसी को लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। Thank you so much.